नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। लगातार तीसरे दिन रॉकेट हमले जारी हैं। 300 से अधिक रॉकेट और मिसाइल से प्रहार। इजराइल के 2 बेसेस को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। तो देखिए, ऑपरेशन बीपर के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए। ये हमले सिर्फ हिजबुल्लाह ने नहीं किए हैं। अरब से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन के फ्रंट ने 3 देशों से इजराइल पर हमले किए और उत्तरी इजराइल धधक रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस एयरबेस को टारगेट किया है जहां से लेबनान पर बमबारी के लिए जेट उड़ान भरते हैं। इजराइल के एयरबेस पर पहली बार हमले हुए हैं। दावा है कि इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन हमलों के बाद इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का फ्रंट खोलने का फैसला ले लिया है और ये अरब महासंग्राम का बिगुल बजने जैसा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल पर इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने ऑपरेशन बीपर को अंजाम देकर लेबनान में भय फैलाया। अब पूरा उत्तरी इजराइल उससे कहीं बड़े और विनाशक हमलों की लपटों में घिरा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सीधे युद्ध का आगाज कर दिया है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में आग ही आग नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन बीपर के प्रतिशोध में इजराइल पर 21 सितंबर की रात को रॉकेट हमलों की शुरुआत की। अंधेरे उत्तरी इजराइल के आसमान में आग के गोले नजर आने लगे। 22 सितंबर की सुबह एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। आसमान में रॉकेटों के धुएं से लंबी लकीरें खिंच गई। हिजबुल्लाह का असली मकसद इजरायली सेना को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने 17 से 18 सितंबर को लेबनान में हुए धमाकों के बाद कहा था कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका आगाज 21 सितंबर की रात को होगी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के एकमात्र एयरबेस डेविड रमत पर हमले किए। इस बेस पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए। इस बेस पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह है दक्षिणी लेबनान पर इजरायली वायुसेना की हवाई बमबारी। लेबनान पर हमले करने के लिए रमत डेविड एयरबेस से ही इजराइल के विमान उड़ान भरते हैं, इसीलिए इसे निशाना बनाकर रॉकेट दागेगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट सिग्नल मिलते ही इजराइल के शॉर्ट और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादा रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उत्तरी इजराइल के शहरों से आ रही हैं, उससे रमत डेविड एयर बेस पर भारी तबाही की आशंका बढ़ रही है। रमत डेविड एयरबेस इजरायली एयरफोर्स के एलीट स्क्वाड्रन का सेंटर है और यहां सबसे आधुनिक विमानों की तैनाती रहती है। तो
तो हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में उस रमत डेविड एयर बेस को निशाना बनाया है जो इस क्षेत्र में इकलौता वायुसेना शक्ति केंद्र है। इस बेस पर इजरायली सेना के फाइटर जेट, कॉम्बैट और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तैनात हैं। यहाँ इजरायली एयरफोर्स की 4 एलीट कॉम्बैट स्क्वाड्रन की तैनाती है। ये स्क्वाड्रन है द बॉय 108, वैली 109, द फर्स्ट बैटल 101 और स्कॉर्पियन 105। इनके साथ साथ यहाँ इंटेलिजेंस विंग स्क्वाड्रन नाइट हंटर 160 का भी हेडक्वार्टर है। इजराइल का ये बेस लेबनान बॉर्डर से 46 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह ने इसे टारगेट करने के लिए लंबी दूरी के रॉकेट से हमले किए। हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इजराइल पर 21 सितंबर को हुए हमले प्रॉक्सी का संयुक्त ऑपरेशन था। इराक से इराकी रेजिस्टेंस ने कई रॉकेट हमले किए हैं। इसके अलावा गाजा से हमास ने भी बीती रात रॉकेट हमले किए। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया से भी 2 मिसाइल हमले किए गए और इन्हें हवा में नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के साथ हूती और ईरान ने भी इजराइल से जंग का ऐलान कर दिया। हूती के रक्षा मंत्री और ईरान के एक बड़े कमांडर ने इजराइल पर हमले की धमकी जारी कर दी। आईआरजीसी के कमांडर जनरल रेजा नागदी ने कहा है कि इजराइल पर अकल्पनीय हमलों के लिए ईरान तैयार है। हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी ने कहा है कि हूती लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। इक्कीस से 22 सितंबर के हमलों के बाद इजराइल में आपातकाल घोषित हो चुका है। इजराइल की सुरक्षा परिषद में भी बड़े पलटवार और हूती के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह पर बड़े हमले हुए। मैं वादा करता हूं कि हिजबुल्लाह इस बार सबक सीख जाएगा। कोई भी देश अपने नागरिकों पर हमले सहन नहीं कर सकता। इजराइल भी हिजबुल्लाह से बदला लेने को तैयार है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों के साथ साथ रमत डेविड एयर बेस पर हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में गाजा जैसी जंग शुरू करने वाला है। इजराइल का सबसे पहला लक्ष्य हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करना है और इसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू सरकार लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रही है। 20 सितंबर को मोसाद के मुख्यालय में इस पर लंबी चर्चा हुई है। 21 सितंबर को हिजबुल्लाह के हमलों से 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इजराइल सरकार पर बड़े एक्शन का दबाव है। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद इजरायली सेना लेबनान में उतरकर दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों का सफाया करके बड़े इलाके पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अरब के प्रॉक्सी संगठन और ईरान भी इजराइल पर बड़े हमले कर सकते हैं। 21 सितंबर के हमले अरब महासंग्राम की चिंगारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल के रिहायशी इलाकों पर भी हमला हो रहा है। इजराइल के किरियात बैलियत में धमाका, हिजबुल्लाह की मिसाइल इमारत पर आकर गिरी है। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह बहुत हमले कर रहा है। और सिर्फ बड़े शहर और सैन्य अड्डे ही नहीं, बल्कि बदले के लिए बेचैन हिजबुल्लाह अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट और मिसाइल के धमाके हुए। धमाकों के बाद इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह उन छोटे इलाकों को निशाना बना रहा है जहां एयर डिफेंस की तैनाती कम है।
लेबनान से ज्यादा तबाही मचाने के लिए इजराइल के शहरों में एक साथ 25 से ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक हथियार फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा भी किया है। इजराइल में अब हालात युद्ध जैसे हैं। कई स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को बंद करना पड़ा है। धमाकों के शोर से दहशत है। बारूदी ब्लास्ट की आग से इजराइल धधक रहा है। बार बार सायरन की आवाज गूंजती है। और फिर आसमान में शुरू होता है रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलों का महासंग्राम। ये हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजराइल पर रह रहकर बरस रहा है। तीन दिनों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हर दिन रॉकेट से तबाही मचा रहा है। 100 से अधिक रॉकेट हमलों से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। इजराइल का रक्षा कवच घेरने के लिए हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से रॉकेट और मिसाइलों का तूफानी हमला कर रहा है। इजराइल के 20 से अधिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के किरियात बियालिक में 85 रॉकेट से हमला किया गया। तजूर शेलोम और मोरोशेट इलाके में भी कई धमाके हुए हैं। रॉकेट धमाकों से रिहायशी इलाकों में आग लग रही है। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई मकान पूरी तरह से जल गए। इमारतों के आगे पार्क की गई गाड़ियां भी भस्म हो गई। कई जगहों पर पेड़ पौधों में भी आग लग गई। ये तमाम धमाके उन रॉकेट और मिसाइल की वजह से हुए हैं जिन्हें एयर डिफेंस से गिराया नहीं जा सकता। हिजबुल्लाह लेबनान में पेजर धमाकों के बाद से गुस्से में है। इजराइल से बदला लेने के लिए रिहायशी इलाके टारगेट पर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल का हथियार गोदाम नष्ट करने का दावा किया है। नॉर्थ इजराइल में सेना के जितने भी ठिकाने हैं उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। इजराइल के क्रायोत में हथियार गोदाम पर हमला हुआ। इजराइल की राफेल कंपनी के ठिकाने पर रॉकेट गिरा। राफेल कंपनी इजराइल के लिए हथियार बनाती है। लेबनान का दावा है कि इजरायली राफेल कंपनी पर हमले में कई हथियार नष्ट हो गए। हथियार बनाने की मशीनें और हथियार निर्माण से जुड़े कल पुर्जे भी नष्ट हो गए। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दहशत है। लोगों का ज्यादातर समय बम शेल्टर्स में बीत रहा है। इजराइल के लोगों को बार बार बम शेल्टर में भेजा जा रहा है। रात के वक्त भी हमलों की वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल में कई कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा है। इजराइल में इन दिनों एक अघोषित आपातकाल है।
इजराइल की वायुसेना ने उन जगहों की पहचान की है जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी यह है कि कई बार एयर स्ट्राइक करने के बावजूद लेबनान से रॉकेट के हमले रुक नहीं रहे हैं। और इजराइल पर हमले की रफ्तार अब बेहद तेज हो चुकी है। शनिवार को हिजबुल्लाह ने 200 से अधिक रॉकेट से हमला किया। फिर रविवार को हमलों की रफ्तार तेज हुई और अब 300 रॉकेट मिसाइल से हमले हो चुके हैं। इजराइल के 20 इलाकों में रॉकेट हमले से तबाही मची है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस लगातार नाकाम हो रहे हैं। इजराइल की तामीर मिसाइल से हिजबुल्लाह के मिसाइलों को भस्म किया जा रहा है। इजराइल में तैनात आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के कई हमलों को नाकाम किया है, नहीं तो तबाही का आंकड़ा बहुत बड़ा होता। लगातार हमलों के बाद इजराइल में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। जहां बॉम्ब शेल्टर बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं दफ्तर और स्कूल को खोलने की इजाजत दी गई। कुल मिलाकर हालात युद्ध जैसे ही हैं। क्योंकि आम लोग घर से निकल नहीं सकते और बम शेल्टर्स के करीब ही उन्हें रहना है। जब इजराइल की आर्मी लेबनान के हमलों को नाकाम करने में जुटी है, इजरायली वायुसेना बार बार लेबनान में कहर बरपा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि लेबनान में हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम है। हवाई हमलों से हिजबुल्लाह के हथियार नष्ट नहीं हो रहे। लेबनान में मिसाइल और रॉकेट का बहुत बड़ा भंडार है। इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुक रहे, क्योंकि लेबनान में भी अब गाजा जैसे नेटवर्क है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने जमीन के भीतर हैं। इसलिए हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह जब चाहता है रॉकेट की बरसात कर देता है। इजराइल के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली की तार टूटने की वजह से कई इलाकों में अंधेरा है। अस्पतालों में जख्मी लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सबसे अहम है रॉकेट और मिसाइलों की रेंज। हिजबुल्लाह की मिसाइलें अब उन इलाकों तक भी पहुंच रही हैं जिन्हें सुरक्षित माना जा रहा था। सैन्य ठिकानों पर भी हिजबुल्लाह की मिसाइलों से तबाही मच रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है। हिजबुल्लाह अब एक ही दिन में 500 और 1000 हमले करने की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इजराइल के बड़े शहरों, एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे। हिजबुल्लाह कई ड्रोन से इजराइल की रेकी कर रहा है और माना जा रहा है कि ईरान से अब हिजबुल्लाह को कई लोकेशन की जानकारी भेजी गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की सेना के विशेषज्ञों के आने के बाद ही रणनीति के तहत टारगेट का चुनाव हो रहा है और इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और इजराइल की दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले में कई हिजबुल्लाह ठिकाने नष्ट हो गए। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट पर बॉम्ब से प्रहार। तो लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बदला लेगा, इसकी आशंका तो पहले से जताई जा रही थी, मगर बेहद विध्वंसक अंदाज में हिजबुल्लाह इजराइल पर पलटवार करेगा, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। लेकिन बीती रात हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर और वहां मौजूद एयरबेस को तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल में विनाश की भयावह आंधी लाने के लिए हिजब ने ऑपरेशन फादी को एक्टिवेट किया। आखिर कैसे, देखिए। बीती रात इजराइल की धरती एक बार फिर बारूदी भूचाल से थर्रा उठी।
उत्तरी इजराइल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल उठा। शोलों की शक्ल में बरसते बारूद ने सनसनी मचा दी। भीषण आग का गुब्बार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज, सुलगती इमारतें और खंडर में तब्दील मकान। हमले के बाद का मंजर बेहद ही भयावह था। उत्तरी इजराइल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें जानते हैं किसका बारूदी ट्रेलर थी? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जिसने बीती रात इजराइल में रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। महज 4 घंटे में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने करीब 200 रॉकेट दागे। दावा है कि फ्रंट लाइन से 40 किलोमीटर अंदर दक्षिणी लेबनान से अटैक हुआ। इस हमले में नॉर्थ इजराइल के 7 शहरों में भीषण तबाही मची। रिहायशी इलाकों के साथ साथ एयरबेस भी तहस नहस हुए। हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले के चलते बीती रात पूरे उत्तरी इजराइल में एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। यकीन मानिए, हमले इतने जबरदस्त थे कि इजरायली वायुसेना को फौरन अलर्ट मोड पर आना पड़ा। दरअसल हिजबुल्लाह का पलटवार तय था, क्योंकि चंद दिनों पहले ही लेबनान पर पेजर अटैक किया गया था। बस इसी का इंतकाम लेते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट जलजले में अगर किसी शहर को नुकसान पहुंचा तो वो उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा थी, जहां मौजूद सबसे बड़े एयरबेस पर भी बड़ा हमला हुआ। प्रचंड बमबारी हुई और इस बारूदी कोहराम के लिए हिजबुल्लाह ने खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। तो आमतौर पर हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करता है और ये रॉकेट रूस, ईरान से मंगाए जाते हैं। मगर इस बार दावा किया जा रहा है कि हिजब ने खुद के तैयार किए गए रॉकेट से तबाही मचाई। आपको बता दें कि इजरायली धरती को सुलगाने के लिए हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट दागे। इजराइल पर हमले के लिए हिजब के लड़ाकों ने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया। 220 mm की कैनन से दागे जाने वाले फादी 1 रॉकेट की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। वही 302 mm की कैनन से दागे जाने वाले फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर तक है। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल को दहलाने के लिए हिजब ने न सिर्फ फादी 1 और फादी 2 रॉकेट बल्कि इसके साथ साथ कत्यूशा और बुरकान रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। इजराइल से बारूदी कोहराम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान था। क्योंकि जिस मुल्क का मिडिल ईस्ट में दबदबा था, जिसके आक्रामक तेवर से अरब के तमाम देश थर्राते थे, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग करना मौत को दावत देना जैसा था, आज उसी इजराइल का कोना कोना बम, गोला, बारूद के धमाके से थर्रा रहा है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है। और एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है। क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है, जिस तरह हिजबुल्लाह ने हाइफा समेत उत्तरी इजराइल में तबाही मचाई है, उसका बदला नेतन्याहू भी लेंगे, हर हाल में लेंगे। मतलब ये
कि वार पलटवार का यही दौर अब किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और आशंका यह भी जताई जा रही है कि जो हश्र इजराइल ने गाजा का किया, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर लेबनान के अलग अलग इलाकों में नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान और उसके साथ साथ तमाम प्रॉक्सी संगठन सीधे उतर जाएंगे, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी, इजराइल से चेतावनी वाला वीडियो जारी, लेबनान की राजधानी को जलाने की धमकी। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल में जो तबाही मचाई है, उसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए हमले तेज कर दिए। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ के टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई, जिससे लेबनान पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में तय किया इजराइल 3 लेवल पर हमले करेगा, जिसमें सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियार तबाह करेगा और उसके वेपन सप्लाई रूट को ब्लॉक करेगा। एक बार ऐसा हो जाएगा तो पूरी ताकत से हमला करके हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने उड़ा देगा। साथ ही हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारेगा, जबकि टॉप कमांडर अभी से उसके टारगेट पर आ गए। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, और फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, और इस तरह से करीब 400 से ज्यादा धमाके करके इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान में किए गए। खासतौर से उन जगहों पर जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे थे या फिर कमांड सेंटर बने थे। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह कर दी। भीषण बमबारी में 300 से ज्यादा टारगेट खत्म कर दी। ये वो ठिकाने थे जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहा था। इजराइल ने ठान लिया है, जब तक हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता, इसी तरह हमले होते रहेंगे। हिजबुल्लाह की तबाही के लिए इजराइल ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए नेतन्याहू ने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें हमले की रणनीति के बारे में ब्रीफ किया गया। मीटिंग के तुरंत बाद आईडीएफ ने लेबनान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया। और इजराइल के फाइटर जेट लेबनान में तबाही मचाने के लिए निकल पड़े। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं।
एक एक करके उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा जहां से इजराइल पर संभावित हमले की आशंका थी। इजराइल ने हमलों से पहले ही हिजबुल्लाह के मंसूबों को जमींदोज कर दिया। ये हमले रात में भी जारी रहे। देखिए कैसे रात के अंधेरे में तेज विस्फोट हुआ। लेबनान में तबाही को देखते हुए पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और जॉर्डन ने एडवाइजरी जारी की, तुरंत अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल पेंटागन ने इनपुट दिया है कि इजराइल कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसलिए पश्चिमी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लेना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में थोड़ी देरी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के सभी नागरिक निकाले जा सकें। इजराइल ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक वो 3 तरह के हमले कर रहा है। जिसमें हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हुए हैं। दूसरे स्टेप में दक्षिणी लेबनान को खाली कराना चाहता है, जिससे इलाके पर कब्जा करके वहां एक सुरक्षा रेखा बना सके। तीसरे स्टेप में लगातार हमले करके लेबनान को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा, जिससे हिजबुल्लाह का खात्मा पहली शर्त होगी। इसके अलावा इजराइल हमले करके उस रूट को तबाह कर देना चाहता है जहां से हिजबुल्लाह को हथियार मिल रहे हैं। यानी वो भूमध्य सागर और सीरिया रूस पर लगातार निगरानी कर रहा है। अगर ईरान या फिर रूस से हिजबुल्लाह को हथियार मिलते हैं तो उन्हें पहुंचने से पहले ही खाक कर सके। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने धमकी दी है, इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हिजबुल्लाह उस पर जवाबी हमले करने को मजबूर हो जाएगा। हमारी लॉन्ग रेंज रॉकेट इजराइल को तबाह करने का दम रखते हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 4 टारगेट फिक्स किए हैं। इजराइल के मिलिट्री बेस, इजराइल के हथियार डिपो, इजराइल की मिसाइल साइट, इजराइल के पोर्ट, जिसमें इजराइल के 2 पोर्ट पर हमले करके हिजबुल्लाह ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। खासतौर से उत्तरी इजराइल में रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। ये हमले लितानी नदी के पार बने ठिकानों से किए जा रहे हैं। अब इजराइल ने बदला लेने के लिए आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसमें दक्षिणी लेबनान के बीगा इलाके में बमबारी की। साथ ही ताफता टाउन में भी बम गिराए गए। ये काफरा में बमबारी का वीडियो है, जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। आईडीएफ के मुताबिक उसने एक दिन पहले 290 टारगेट को उड़ाया था, जबकि कुछ घंटे पहले 210 टारगेट और तबाह कर दिए। यानी इजराइल 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों को खाक कर चुका है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर अहमद वहाबी भी मारा गया। अब इजराइल ऑपरेशन तेज कर रहा है।
जिससे अहमद वहाबी के अलावा दूसरे कमांडर को टारगेट किया जाएगा, जिससे हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग रदवान फोर्स का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और देखिए एक बड़ी खबर है, अब रूस यूक्रेन युद्ध से रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी सेना का कब्जा, आर्टिलरी की मदद से यूक्रेनी सेना कामयाब, हमले के दौरान रूसी सैनिकों का सरेंडर। तो रूस के सैनिकों ने सरेंडर किया है, ये बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है यूक्रेन के लिए। आर्टिलरी की मदद से यूक्रेनी सेना कामयाब, रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन ने रूस के 6 हथियार गोदाम तबाह कर दिए, हजारों टन बारूद नष्ट हो गया और इसी बारूद में जलकर खाक हो गई कई सरमत मिसाइलें जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अभिमान है। दावा है कि 20 सितंबर की रात हुए हमलों में रूस का सरमत मिसाइल बेस तबाह हो गया। जंग शुरू होने के बाद यह रूस का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है, लेकिन यह महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस में और भी कई बड़े टारगेट्स तबाह करने वाला है। Смотри, я вижу дорогу. सुबह हो चुकी है, धमाके हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तबाही का ये गुबार अब भी आसमान में मौजूद है। जमीन से तकरीबन 100 फीट ऊंचा ये धुआं रूस के हजारों टन बारूद की बर्बादी से उठा है। रूस के हथियार गोदामों में हुई तबाही के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया है। हैरानी इसलिए क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस को एक रात में कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सितंबर की रात यूक्रेन ने रूस के 6 हथियार गोदाम तबाह कर दिए थे। दावा है कि इस हमले में 30,000 टन बारूद जलकर खाक हो गया। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रास्नोदर और तवेर में मौजूद हथियार गोदाम में हुआ। क्रास्नोदर में उत्तर कोरिया से आई KN-23 मिसाइलें और 152 mm के आर्टिलरी शेल्स तबाह हो गए, जबकि तवेर में रखी रूस की सरमत मिसाइलों का जखीरा नष्ट हो गया। ये तवेर में धमाके की तस्वीरें। दावा है कि यह रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का बेस था। यहां सरमत मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। सरमत मिसाइलों की रेंज 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। रूस ने इन मिसाइलों को खास तौर से पश्चिमी देशों में तबाही के लिए तैयार किया था, लेकिन यूक्रेन ने इनका एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। धमाके के बाद आई सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि रूस का नुकसान आंकलन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तवेर में मौजूद हथियार डिपो की सैटेलाइट तस्वीरें। धमाके के बाद हथियार डिपो के हर कोने से धुआं उठता नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रही है हथियार डिपो की नई विंग, जिसे 2018 में ही रूस ने तैयार किया था। जिन इमारतों पर क्रॉस का साइन है वो सभी अब तबाह हो चुकी। तवेर में मौजूद पुरानी विंग में भी काफी डैमेज हुआ है। दरअसल तवेर में मौजूद हथियार डिपो में 2 विंग थी। नई और पुरानी विंग में से नई विंग 80% तबाह हो चुकी। नई विंग की 23 इमारतें तबाह हो गई, वहीं पुरानी विंग का 70% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। वहीं पुराने विंग की 17 इमारतें राख बन चुकी हैं। तवेर की तरह ही क्रास्नोदर से आई सैटेलाइट तस्वीरें भी बड़ी तबाही की गवाही दे रही हैं।
हथियार डिपो में आग और धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। ब्रिटेन का दावा है कि तवेर में हुए विस्फोट की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.7 दर्ज की गई, जो एक हल्के भूकंप के बराबर थी। आग ने 6 किलोमीटर के इलाके को घेरे में ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यह भी दावा किया है कि इन धमाकों से रूस को भारी नुकसान हुआ है, जो उसके युद्ध लड़ने की क्षमता पर काफी ज्यादा असर डालेगा। इधर यूक्रेन ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए बयान जारी किया। यूक्रेनी यूएवी यूनिट और दूसरे सुरक्षा बलों की मदद से हमला सफल रहा। हमारी जानकारी के मुताबिक क्रास्नोदर में 2000 टन बारूद उतारा गया था, जिसमें उत्तर कोरिया से आए हथियार भी शामिल थे। रूस के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का काम अब भी जारी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। हथियार गोदामों में तबाही के 24 घंटे बाद यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। ये कलुगा में मौजूद रूस के एयरबेस की तस्वीरें, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद कई जगहों पर आग लग गई। रूस के इस एयरबेस में उसके Tu-22 बॉम्बर मौजूद हैं। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। रूस पर सफल हमलों से यूक्रेन के इरादे बुलंद। उसने नाटो देशों से फाइटर जेट्स जल्द से जल्द भेजने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, नाटो हमें और F-16 देने के लिए तैयार है। मिराज 2000 हमें मिलना भी फाइनल हो चुका है। ग्रिपेन और यूरोफाइटर को लेकर बात चल रही। ये लिस्ट अच्छी है, लेकिन हमें ये जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए। यूक्रेन ने बीते 48 घंटे में जंग को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और उसके इरादों से साफ है कि आने वाले वक्त में रूस पर इससे भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन और रूस की जंग में हथियारों के विध्वंस का भयानक दौर शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के बारूद को भस्म कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हथियारों के गोदाम को जलाया तो रूस ने भी यूक्रेन पर विध्वंसक हमला कर दिया। यूक्रेन के हथियार सप्लाई चेन को ध्वस्त करने में कैसे जुड़ गए हैं पुतिन, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन को हथियार पहुंचाने वाले सप्लाई चेन पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है। रूस ने ठान लिया है कि वो यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। हथियारों का विध्वंस, गोला बारूद का भयानक विनाश, हथियार गोदामों का दहन, हथियार ले जाने वाले नेटवर्क पर बारूदी प्रहार। और नाटो के जहाजों पर विध्वंसक हमले इसी बात का प्रमाण है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि उसने नाटो के कार्गो जहाज पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह कार्गो जहाज यूक्रेन में मिसाइलें और गोला बारूद पहुंचाने जा रहा था। रूस ने यूक्रेन के 2 हथियार डिपो को भी नष्ट कर दिया। हालांकि यह हमला कहां हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया। यूक्रेन को हथियार पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से पश्चिमी देश ब्लैक सी और डेन्यूब रूट का सहारा लेते हैं। ब्लैक सी में पहले से ही बारूदी दहन हो रहा है। यूक्रेन की सैन्य ऊर्जा सुविधाओं को भी रूस निशाना बना रहा है।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के हमलों ने यूक्रेन की लगभग आधी बिजली क्षमता को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स पर भी रूस बेतहाशा हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटों में खार्किव में रूस ने विनाशकारी हमले किए। खार्किव में रूस ने FAB 250 बम से बारूदी वर्षा की। FAB 250 एक गाइडेड बम होता है। इस बम का इस्तेमाल रूस पहले भी इस जंग में कई बार कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्किव में यह बमबारी एक हाई राइज अपार्टमेंट पर की गई। इस बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। रूसी बमबारी के बाद 60 से ज्यादा लोगों को अपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हमले में 20 से ज्यादा कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक दिन पहले क्रीवी री पर भी रूस ने मिसाइल हमले किए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक हफ्ते में हवाई हमलों में 1000 से अधिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। एक हफ्ते में यूक्रेन पर लगभग 30 मिसाइलें, 400 ड्रोन और 900 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के अलावा रूस ने साउथ यूक्रेन के इलाकों में भी विध्वंस तेज कर दिए हैं। निकोपोल में रूस ने ड्रोन हमला करके इस शहर को दहला दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 2 सिविलियन की भी मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन की तरफ से रूस के हथियार गोदामों को निशाना बनाए जाने के बाद पुतिन की सेना डोनेस्क रीजन में भी तबाही मचाने पर आमदा है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वेलरी जुलुझिनी के टॉप एडवाइजर ओलेक्सांद्र नाइकीत्यूक का मारा जाना भी यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ा सदमा है। रूस यूक्रेन को डोनेस्क में लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। डोनेस्क रीजन में रूस की लगातार बमबारी से जंगलों में भी भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 800 हेक्टेयर जंगल तबाह हो गए। उधर रूसी इलाके कुर्स्क में यूक्रेन के हमलों के बाद यहां भी रूस का विध्वंसक अभियान जारी है। रूस ने Su-34 से बमबारी करके यूक्रेन के खेमे में कहर बरपा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी बमबारी में कुर्स्क में पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत हो गई। यही नहीं, यूक्रेन के 9 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो गए। कुर्स्क में जब से यूक्रेन की सेना ने कब्जे का मंसूबा बनाया, तभी से पुतिन की सेना काफी आक्रामक है और कुर्स्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को हर दिन टारगेट कर रही है। लेकिन रूसी धरती पर यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार करके रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जापान का इशिकावा प्रांत बाढ़ का कहर झेल रहा है। यहां बीते 72 घंटे में हुई बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। बसें आधी से ज्यादा डूबी हैं। गाड़ियां तिनकी की तरह बह रही हैं। मकान छतों तक डूबे हैं। सड़कों पर उफनता ये सैलाब जापान के बाशिंदों को डरा रहा है। जापान में शनिवार की सुबह बरसा पानी आफत की बाढ़ लेकर आया है, जिसने क्या गलियां, क्या सड़क, क्या चौक चौराहों को पानी से पाट दिया है। जापान के इशिकावा प्रांत में मौजूद वाजिमा, सुजू,
और नोटों में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूबे हैं। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। इसकी ताकत इतनी है कि किसी को भी तिनके की तरह बहा ले जाए। कई जगहों पर 6 फीट तक पानी भरा है। बस आधी डूबी है और गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आ रही है। ये तस्वीरें जापान के वाजिमा शहर की हैं, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। जरा इन तस्वीरों में देखिए, ग्रोसरी स्टोर तक में पानी भर चुका है। यह वाजिमा शहर से होकर बहने वाली क्वारादा नदी का वीडियो है, जिसके पानी में एक कार तिनके की तरह बहती हुई जा रही है। वाजिमा में बीते 72 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसने 1976 में हुई बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाजिमा, सुजू और नाटो से 46,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। शहर में एक तरफ जहां बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, वहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। वाजिमा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइड ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। लैंडस्लाइड में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी है, वहीं 6 लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।